Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. Well, पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया था, उसमें सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताई थी, किस वेव को किसने डिस्कवर किया था वो बताया था, उनका सोर्स क्या होता है, उन्हें कैसे डिटेक्ट करते हैं और उनका यूज क्या है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने पूरा बता दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एटमॉस्फेयर एंड इट्स डिफरेंट लेयर्स, राइट। इससे पहले का हमारा कुछ छूटा तो नहीं है, सब बराबर चल रहा है सबके साथ। तो चलिए जानते हैं डिफाइन एटमॉस्फेयर एंड इट्स डिफरेंट लेयर्स। लुक एट द बोर्ड एवरीवन। अब हमारे सामने क्वेश्चन है डिफाइन एटमॉस्फेयर एंड इट्स डिफरेंट लेयर्स। तो ध्यान से सुनेंगे सब लोग। हियर एटमॉस्फेयर और डिफरेंट लेयर्स, तो ध्यान से सुने सब लोग। ये जो आप देख रहे हो, मैंने ये जो बोर्ड पे बनाया है, ये अर्थ है। क्या है? अर्थ। ये जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस से 300 किलोमीटर की हाइट तक, कितनी? अर्थ के सरफेस से 300 किलोमीटर की हाइट तक हवा का एक घेरा बना हुआ है, जिसको आप लोग बोलते हो एटमॉस्फेयर। क्लियर? समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं लग रहा कि इस एटमॉस्फेयर ने अर्थ को पूरी तरीके से घेर रखा हो, ढक रखा हो। द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। क्या बोला मैंने? द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर अर्थ के सरफेस से 300 किलोमीटर की हाइट तक फैला हुआ है। आज मैं आपको जितना भी कुछ बताऊंगा ना, अगर आप लोग अलग अलग टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, किसी में कुछ मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं होती, इनमें वेरिएशंस होते रहते हैं। आप डेली का एनवायरमेंटल टेम्परेचर अगर मेजर करेंगे तो डेली सेम आएगा, अलग अलग आएगा, वेरिएशन होते रहते हैं। कई बार एकदम से मौसम ठंडा हो जाता है, तो वो चेंजेस होते रहते हैं। समझ में आ रही बात? इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वहां सब जगह मिला जुला सा असर होगा। मैंने बोला अर्थ के सरफेस से 300 किलोमीटर की हाइट तक एटमॉस्फेयर है। आप लोग अलग अलग टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, किसी में 350 होगा, किसी में 400 होगा, तो चलता है, कोई इश्यू नहीं। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ऑन एंड एवरेज हमने जो लिया है दैट इज 300 किलोमीटर। क्लियर? तो अर्थ के सरफेस से 300 किलोमीटर की हाइट तक ये जो एयर भरी हुई है, इसी को आप लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन, द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। क्लियर? अब ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो एयर है, इसमें सुना होगा आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी, इसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है ना, और दुनिया भर की इनर्ट गैसेस भरी होती हैं। यस और नो? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। होता है कि नहीं होता? इन सबसे ये भरा पड़ा है। ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे बता सकते हो कि इस एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक तादाद में कौन सी गैस पाई जाती है? सबको मालूम है, केमिस्ट्री में रडा डाला है आपको। सेकंड हाईएस्ट कौन सी? बस ये याद रहना चाहिए। समझ गए? बाकी की में सब बाकी का कुछ आ जाता है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? आगे बढ़ जाओ। तो एटमॉस्फेयर को समझ में आता है। अब ये जो अर्थ के सरफेस से 300 किलोमीटर की हाइट तक ये जो एटमॉस्फेयर है ना, इस एटमॉस्फेयर को कुछ एक लेयर्स में डिवाइड किया गया है। अब वो लेयर्स कौन सी हैं वो मैं आप लोगों को बतलाता हूं। हम लोग ध्यान से सुनेंगे कौन कौन सी लेयर्स हैं। ठीक है? तैयार है हम सब लोग? अर्थ के सरफेस को मैं यहाँ पर गोल ना दिखाते हुए मैं आपको ऐसा दिखा रहा हूं। दिखाई दे रहा है सभी को प्रॉपर? क्लियर? ये अर्थ का सरफेस है। क्या है ये? अर्थ का सरफेस है। क्लियर? अर्थ के सरफेस से 300 किलोमीटर की हाइट तक एटमॉस्फेयर। क्लियर? यानी ये कितना किलोमीटर हो गया? 300 किलोमीटर। इस पूरे एटमॉस्फेयर को हमने कुछ एक लेयर्स में डिवाइड किया है। क्लियर? इनकी लेयर्स के नाम अलग अलग है। 5 लेयर्स में मैंने इन्हें डिवाइड किया है। 1, 2, 3, 4, 5। दिखाई दे रही है सभी को लेयर्स? इनको मैंने नाम दे दिया। एक कोड वर्ड के थ्रू आप इन्हें याद रख सकते हैं।
वैसे तो ये आप लोग ऑलरेडी 9-10 में पढ़ चुके हैं, और फिर भी मैं आपको बता रहा हूं तो ध्यान से सुनेंगे सब लोग। इसका कोड वर्ड है आई मोस्ट। आई मोस्ट, आई बोले तो आइनोस्फीयर, एम बोले तो मीजोस्फीयर, ओ बोले तो ओजोनोस्फीयर, एस बोले तो स्ट्रेटोस्फीयर, टी बोले तो ट्रोपोस्फीयर, है ना। तो कोड वर्ड याद हो जाएगा आई मोस्ट। आपसे कोई पूछे अर्थ के सरफेस से सबसे ज्यादा हाइट पे कौन सी लेयर होती है, और सबसे कम हाइट पे, हाँ क्लियर है। जो आसमान में बादल दिखाई देते हैं आपको, ये बादल ये सब ट्रोपोस्फीयर में ही आ जाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, क्लियर। और ये उससे ऊपर की बात है, क्लियर। चलते हैं, कुछ जनरल बातें करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन पे आऊं, ओजोनोस्फीयर के बारे में हमारे दिमाग में पहले से फिल्म बनी हुई है। ओजोनोस्फीयर जो होता है उसका जो मेन एलिमेंट होता है, सुना है ओजोन गैस होती है। ओजोन गैस का केमिकल फॉर्मूला O3 होता है, ऐसा सुना है मैंने, ऐसा है। और जो ओजोन गैस होती है, तो आइनोस्फीयर से ऊपर हमारे डटे हैं सूर्य भगवान। बोलो भैया, सूर्य भगवान डटे हैं नहीं डटे? इनसे दुनिया भर की रेडिएशन आ रही है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। सुना है आपने? सुना है ना सभी ने। अब आप ही बता दो, ओजोन लेयर कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, राइट। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और एक्स रेज को ओजोन लेयर काफी हद तक एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि ये जो वेव्स होती हैं वो आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है। अगर ये पूरी की पूरी वेव सन से जितनी प्रोड्यूस हो रही है आप तक आ जाए तो आप तो निपट जाओगे। सही बोल रहा हूं ना, क्लियर। तो हमारे सर्वाइवल के लिए ओजोन लेयर बहुत जरूरी है। बोलो भैया, किसको एब्जॉर्ब कर लेता है ये? मेनली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और एक्स रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्लियर है। बाकी का हमको गर्मी का एहसास कौन सी वेव्स की वजह से होता है, ये बात आप लोग जानते हो। तो सन पे जितनी गर्मी है उतनी यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे खड़े इंसान को महसूस होती है? ज्यादा होती है, कम होती है? मानते हो इस बात को? अगर गर्मी महसूस हो रही है तो इसका मतलब इंफ्रारेड लाइट तो आ रही है, आ रही है, उतनी आ रही है जितनी है, कम आ रही है, यानी कहीं ना कहीं बीच में एब्जॉर्ब हो गई, है ना। तो ओजोन लेयर जो होती है या एनवायरमेंट की जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर है ना, सभी लेयर्स इंफ्रारेड रेडिएशन या हर रेडिएशंस को कुछ ना कुछ हद तक एब्जॉर्ब करती है। समझ में आ रही है मेरी बात? कुछ ना कुछ हद तक एब्जॉर्ब करती है। लेकिन घर में कहते हैं ना, खाया पिया दिखता किसका है? मोटे का। खाते सब है, पत्रों ज्यादा ठूस जाते है, लेकिन दिखता किसका है? मोटे का। सिमिलरली ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, एक्स रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्लियर। तो मेनली यही एब्जॉर्ब करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की नहीं करती, बाकी का कॉम्परेटिवली काफी कम करती है, लेकिन दिखता किसका है? ओजोन लेयर का। समझ में आ रही बात? मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए, एक्स रेज को एब्जॉर्ब करने के लिए जिम्मेदार कौन? क्या एक्सरेज आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती है? एक्सरे हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। आपने देखा होगा जब आप कभी, भगवान न करे, लेकिन अगर एक्सरे कराने गए हो तो जो अटेंडर वहां पर रहता है, आजकल लोग प्रिकॉशन लेते नहीं है, अदरवाइज वो एप्रेन पहना होता है, मोटी सी एक वो, जिससे एक्सरेज उसकी बॉडी को इफेक्ट ना करे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपसे सिंपल सी इतनी बात कहना चाहता हूं कि ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या विजिबल लाइट अर्थ तक आ रही है? ये बंदा यहाँ खड़ा, विजिबल लाइट आ रही है, इंफ्रारेड लाइट आ रही है, तो ऐसे बोल सकता हूँ कि इंफ्रारेड लाइट और विजिबल लाइट के लिए ये जो एनवायरमेंट होता है, ये जो एटमॉस्फेयर होता है, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है। बाहर आ गई। एक बात और दिमाग में छाप लेना, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि सन से निकली माइक्रोवेव तो सीधी अर्थ पे सीधी निकल जाती है, एनवायरमेंट को चीरते हुए, क्लियर। माइक्रोवेव्स, और अगर अर्थ से माइक्रोवेव छोड़ी जाए तो एनवायरमेंट को चीरते हुए पार हो जाती है। माइक्रोवेव्स के अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, क्लियर है। ध्यान रखना इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्लियर। माइक्रोवेव्स के अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, सन से आएंगी तो सीधी चीरते हुए अर्थ में पहुंच जाएंगी, अर्थ से जाएंगी तो चीरते हुए
आपको कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? तो चलो अब मैं इस क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। अच्छा एक बात और बताओ, घर में लाइट नहीं है, गर्मी भयंकर है, तो आप छत पे पहुंच जाते हो, थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि जैसे ही आप छत पे जाते हो आपको क्या लगता है, टेम्परेचर कॉमन सेंस कहता है ना आपका कि कम हो जाता है, तभी तो हमें कंफर्टेबल फील हो रहा है। यस और नो? तो चलो मैं इस क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन है हमारे सामने, डिफाइन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट्स डिफरेंट लेयर्स। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन केवल इतनी लिख देना, द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। क्लियर? इट इज डिवाइडेड इनटू द 5 लेयर्स। आई मोस्ट समझ ही गए कौन कौन सी मैंने बता दिया। अब ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अर्थ के सरफेस से 12 किलोमीटर की हाइट तक ट्रोपोस्फियर रहता है। कितने किलोमीटर की हाइट तक? 12 किलोमीटर की हाइट तक ट्रोपोस्फियर रहता है। इसमें आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे टेम्परेचर धीरे धीरे करके कम होता है। यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होने की जो रेट होती है दैट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। पर ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं, कोई 6 लेके आया, कोई 6.25 लेके आया तो चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ो। 12 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर, ये यहां से यहां तक का कितना है? 12 किलोमीटर। यहां लिख दूं मैं 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है, क्लियर, वो क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। एस फॉर स्ट्रेटोस्फियर, एस फॉर सेम। यानी ये जो एरिया है 12 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक का एरिया है, यहां पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम रहता है। क्लियर? इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम रहता है। आगे बढ़ते हैं। 30 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसे हम बोलते हैं ओजोनोस्फियर। ओजोनोस्फियर का मेन एलिमेंट होता है ओजोन, और ये ओजोनोस्फियर सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और एक्स रेज को काफी हद तक एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बोल चुका हूं मैं, समझ क्लियर है सभी को? इसके बाद 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक का जो एरिया है, क्लियर, इसको हम लोग बोलते हैं मीजोस्फियर। मीजोस्फियर में भी जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, लेकिन यहां पर टेम्परेचर डिक्रीज होने का जो रेट होता है दैट इज 3.3 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यहां 6.5 था, यहां 6.25, आधा हो गया उसका। समझ में आ रही बात? कुछ लोग 3.3 लिख देते हैं, कुछ लोग 3.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर लिख देते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? अब बात आती है 80 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं आइनोस्फीयर। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? अब ये जो आइनोस्फीयर है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। आइनोस्फीयर में होता है क्या है, सन से ये जो रेडियो वेव्स आ रही है ना, रेडियो वेव्स आती है कि नहीं आती? ये जो रेडियो वेव्स सन से आ रही हैं तो आइनोस्फीयर से ये टकराती है और टकराने के बाद वापस स्पेस में चली जाती है। कहां चली जाती है? स्पेस में चली जाती है। कौन? रेडियो वेव्स। क्लियर? लेकिन इसके अलावा बहुत सारी वेव्स ऐसी भी होती हैं जो आइनोस्फीयर से पास होती हैं। आइनोस्फीयर में दुनिया भर की गैसेस भरी होती हैं। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसमें से पास होती हैं तो वो गैसें आयनाइज्ड हो जाती हैं, और जब गैसें आयनाइज्ड होंगी, आयनाइजेशन होगा, तो बहुत अधिक तादाद में पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होंगे, पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे, और बहुत अधिक तादाद में इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव आयंस बोले तो इलेक्ट्रॉन्स, बहुत अधिक तादाद में इलेक्ट्रॉन भी पैदा होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन पैदा होती है ना, इन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हर जगह सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। आप लोग इस अर्थ पे रहते हैं, आप मुरैना में रह रहे हो, मुंबई में भी लोग रहते हैं, हर जगह पॉपुलेशन डेंसिटी सेम है क्या? अलग अलग है ना। अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर, तो सबसे पहले जहां पर डेंसिटी ज्यादा है वहां जा ऊपर रख दिया, फिर धीरे धीरे कम वाले रखता जाऊंगा। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मुरैना में 100 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर रह रहे हैं, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 लोग रह रहे हैं, तो क्या मुंबई में भी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 रह रहे हैं? क्या ज्यादा रह रहे हैं? तो पॉपुलेशन डेंसिटी हर जगह अलग अलग है ना? तो यहां पर आइनोस्फीयर के अंदर अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होती है। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के आधार पर आइनोस्फीयर को दोबारा से 4 लेयर में बांटा गया है।
कितने लेयर में बांटा गया? 4 लेयर। ये 4 लेयर में एक एक करके बना रहा हूं। डी लेयर, ई लेयर, F1 लेयर और F2 लेयर। ये 4 लेयरों में बांट दिया। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ग्राफ ऐसा बनता है। ये आपको समझाने के लिए बस, और कुछ नहीं है, समझने की कोशिश करना। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, यहां पर तो सुनो, मैंने आइनोस्फीयर को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के आधार पर 4 लेयर में बांटा है। जो डी लेयर होती है तकरीबन अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर के हाइट पे होती है। डी लेयर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होती है। और ऊंचाई पे जाता हूं, ई पे पहुंचता हूं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़कर मैक्सिमम हो जाती है। फिर और ऊंचाई पे F1 और F2 पे जाता हूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस कम होने लगती है। यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर होती है? ई पे गया तो सॉरी, सबसे कम इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैं रॉन्ग था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम कहां होती है? डी पे। मैक्सिमम कहां हुई? फिर और ऊपर गया F1 और F2 पे तो कम होती जाती है। सीन क्लियर है? आइनोस्फीयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो तो धीरे धीरे सूर्य के पास पहुंच रहे हो, तो वहां पर धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ता जाता है। यहाँ टेम्परेचर घट रहा है, मीजोस्फीयर में टेम्परेचर घट रहा है, लेकिन आइनोस्फीयर में जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाओगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। जो मैंने बोला आपको समझ में आया? सीन क्लियर है? तो क्वेश्चन पढ़ लो। डिफाइन एटमॉस्फेयर एंड इट्स डिफरेंट लेयर्स। इसके बाद अब हमारे सामने अगले जो क्वेश्चन है, हमें थोड़ा सा ध्यान देना है सभी को अच्छे से, है ना? तैयार है हम लोग? एक बात बताओ, आप अपने घर पे हो और अचानक से डोरबेल बजी और आपने देखा कि सामने मौसा जी खड़े हैं, तो अंदर बुलाओगे? स्वागत सत्कार करोगे? आपका उनके प्रति कुछ ना कुछ बिहेवियर होगा। दूसरे दिन फिर आप घर पे थे, फिर से डोरबेल बजी, जैसे ही आपने दरवाजा खोला सामने सुअर था, अंदर बुलाओगे? बिड़ा दोगे? तो सुअर के प्रति भी आपका कुछ न कुछ व्यवहार है, बिहेवियर है ना? आजकल ट्रेन सुअर चल रहे हैं। लिसन एवरीवन, तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सीन क्लियर है? जो मैंने बोला आपको पल्ले पड़ा। गेट पे कौन है, इस आधार पर हमारा बिहेवियर बदल रहा है। उसके अगले जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के। क्वेश्चन क्या है समझिएगा थोड़ा सा, सभी लोग ध्यान देंगे। यहां पर 5 लेयर में बांटा है आपने। आप ही ने बोला था अभी आई मोस्ट, राइट? ये कोड वर्ड है। ये आपकी अर्थ का सरफेस है। क्या है ये? अर्थ का सरफेस। और ये अपने कौन है? सूर्य भगवान। सीन क्लियर? उसका क्वेश्चन ये है कि अर्थ के सरफेस से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं उनके लिए एटमॉस्फेयर कैसे बिहेव करेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? वो कह रहा है एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर फॉर द रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। गॉट द क्वेश्चन एवरीवन? फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भैया ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाएंगी उनके लिए ये कैसे बिहेव करेगा। 2 क्वेश्चन है, एक ही जैसे मिलते जुलते हैं, आंसर भी ऑलमोस्ट सेम से ही है, बस ध्यान देना। 2 क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर फॉर द रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर फॉर द रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द अर्थ। गॉट द क्वेश्चन है? सीन क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए हमें कुछ बारीकियां समझनी पड़ेंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कल मैंने आपको फ्रीक्वेंसी समझाई थी, आपको याद है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोग मुझसे बोलते थे न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी वेवलेंथ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चूतियों बता देना, सही बोलना। एक बात बताइए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड इन 1 सेकेंड। हमारे घर में पंखा चलते तो वो पंखा 1 सेकेंड में कुछ न कुछ चक्कर लगाता हो, उसे क्या बोलेंगे? अच्छा, हेलीकॉप्टर का भी पंखा होता है, वो भी 1 सेकेंड में कुछ न कुछ चक्कर लगाता है, क्या बोलेंगे? जो बच्चा हमारे यहाँ इस चैप्टर का टेस्ट नहीं देता उसकी जो गर्दन है ना,
वो हम घर के जो पंखे लगे रहते हैं उसमें दे देते हैं, क्या होगा? यार उड़ जाएगी? नहीं उड़ेगी, पंखा टूटी जाओ, पंखड़ी मुरक जाएगी। यही कह रहे हो ना? सही कह रहे हो, यू आर राइट। पर मैं तुम्हें ये घर वाले पंखे में नहीं दूंगा, मैं तुमको हेलीकॉप्टर के पंखे में दे मारूं। अगर मैं आपको हेलीकॉप्टर के पंखे में दे मारूं तो क्या होगा? कट जाएगी पंखड़ी आरम पार। लिसन, पंखड़ी कब? जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा। कल ही फेंका था मैंने, कल ही फेंका था, ऐसे उड़ा दिया था, बेड में जाके प्लेन गिर गया। तो बता रहा हूं आपको, कल ही फेंका था मैंने। लिसन एवरीवन, ट्राई टू अंडरस्टैंड वरना क्वेश्चन चले जाएंगे, क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। पंखा जो घूम रहा था हेलीकॉप्टर का, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो आरम पार। घर के पंखे की फ्रीक्वेंसी कम, नो आरम पार। मैं पूछूंगा बार बार भी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ऐसे बोलना आप लोग, फ्रीक्वेंसी कम, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना, सोचना पहले। आपको जवाब देना है आरम पार या नो आरम पार। क्वेश्चन सुन लो, वेवलेंथ ज्यादा, मैंने बोला ना चूतियों की तरह रिएक्ट मत करो कभी ना। वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, और फ्रीक्वेंसी कम तो समझ में आई बात? वेवलेंथ कम क्यों? फ्रीक्वेंसी ज्यादा। क्लियर है? जो बोला समझ में आया? वेवलेंथ कम तो वेवलेंथ ज्यादा, बोला समझ में आया? आ जाओ, ध्यान से सुनिएगा, एक पंथ दो काज होंगे, ध्यान से। अभी मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा मुझे पूरा पल्ले पड़ गया। अब मैं शॉर्टकट में बात करता हूं। अभी आपने जो भी पढ़ा वो पूरी नॉलेज आपके काम आएगी। सबसे पहले तो माइक्रोवेव से ये चटका दो, संते आ रही है तो यहां पार, अर्थ ते जा रही है तो यहां पार। क्लियर? माइक्रोवेव समझ ले। आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा था विजिबल लाइट और इंफ्रारेड लाइट के लिए जो एटमॉस्फेयर होता है ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर? लेकिन यहां पर जो बंदा खड़ा हुआ है उसे धूप तो महसूस हो रही है, तो इसका मतलब कौन सी लाइट आ रही है? इंफ्रारेड लाइट आ रही है। अब यहां से जो इंफ्रारेड लाइट आ रही है, समझना मेरी बात को, यहां से जो इंफ्रारेड लाइट आ रही है और यहां पर जो बंदा खड़ा है उसे धूप महसूस हो रही है, तो इंफ्रारेड लाइट यहां तक तो आ रही है। लेकिन साला जितनी यहां पर इंफ्रारेड लाइट पैदा हो रही है उतनी पूरी की पूरी तो नहीं आ रही, कम आ रही है। कौन सी वाली आरम पार हो रही है? कौन सी वाली इंफ्रारेड लाइट आरम पार होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब वेवलेंथ कम, यानी जो पार होके आ रही है वो लो वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड लाइट है। हाई वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड लाइट तो एनवायरमेंट में एब्सॉर्ब हो गई। नहीं, यही बात समझ में? क्लियर है? लो वेवलेंथ वाली जो लाइट थी वो तो पार हो गई और अर्थ के सरफेस तक पहुंच गई, लेकिन जो हाई वेवलेंथ वाली थी वो एनवायरमेंट में। आपको बात समझ में आ रही है? तो कौन सी इंफ्रारेड लाइट एब्सॉर्ब हो गई? हाई वेवलेंथ वाली, और लो वेवलेंथ वाली पार। कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, सन से आने वाली ओजोन लेयर और एक्स रेस को एनवायरमेंट की, एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर एब्सॉर्ब कर लेती है। कहानी समझ में आ रही है? अगली बात, अब बात आती है रेडियो वेव्स की। किसकी? रेडियो वेव्स की अगर हम लोग बात करें तो रेडियो वेव्स जो यहां पर आती हैं, रेडियो वेव्स जैसे इस सरफेस पर पड़ी, रेडियो वेव जैसे इस सरफेस पर पड़ी तो जो अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है यानी कि आइनोस्फीयर, उससे टकराकर वापस स्पेस में चली जाती है, जो भी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाओ। तो ये कहानी आपको समझ में आई कि ये जो आ रही हैं रेडियो वेव्स, ये ऐसे करके वापस रिफ्लेक्ट हो गई। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोगों को क्लियर है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाओ। तो रेडियो वेव्स एनवायरमेंट से रिफ्लेक्ट हो गई, माइक्रोवेव्स सीधी निकल जाती हैं। इंफ्रारेड के बारे में आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जो लो वेवलेंथ वाली है वो पार हो गई, हाई वेवलेंथ वाली एब्सॉर्ब हो गई। सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ जाऊं।
पढ़ लो फिर. एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर फॉर द रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन. यहां तक बात समझ में आई सभी को? अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने फिर से यही है. एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर फॉर द रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द अर्थ. क्लियर? अब अर्थ से जो रेडिएशन आ रही है तो फिर से भैया वही कहानी, सेम कहानी. माइक्रोवेव्स सीधी निकल जाएंगी. क्लियर है? और जो आपकी आ रही है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और एक्सरेज आ रही हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी. कहानी समझ में आ रही है? यहां से जो इंफ्रारेड लाइट जा रही है, इंफ्रारेड लाइट, ध्यान देना यहां पर हाई वेवलेंथ वाली होगी तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम तो लो आरएफ पर. तो हाई वेवलेंथ वाली लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फियर तो वहीं से टकरा के वापस आ जाएगी. क्लियर? और जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली होंगी, हाई फ्रीक्वेंसी बोले तो लो वेवलेंथ वाली, वो पार कर जाएंगी. कहानी समझ में आ रही है? तो पढ़ लो. अगला क्वेश्चन भी हो गया. एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर फॉर द रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द अर्थ. इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट. मिला? सुनो, जानते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? बस ध्यान से सुनना. एक बात बताइए, सन से इंफ्रारेड रेडिएशन आ रही है? आ रही है ना? एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए अर्थ तक आ जाती है. ये मैंने एटमॉस्फेयर बना दिया, ये सन बना दिया. सन से इंफ्रारेड लाइट आई और ये अर्थ के सरफेस तक आ रही है. यस और नो? कौन सी वाली आ रही है? लो वेवलेंथ वाली. लो वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड लाइट अर्थ के सरफेस पे आई, जिससे हमें काय का एहसास हुआ? गर्मी का एहसास हुआ. ये लाइट रे अर्थ के सरफेस पे भी पड़ेंगी तो अर्थ गर्म हो जाएगी. एग्री करते हैं इस बात से? दिन भर में खूब सारी इंफ्रारेड रेडिएशन आई और आप खूब गर्म हो गए, फिर शाम हो जाएगी तो हर गर्म ऑब्जेक्ट ठंडा पड़ेगा, अर्थ भी ठंडी पड़ेगी. ध्यान देना, अर्थ ने जो इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्ब की थी वो हाई वेवलेंथ, लो वेवलेंथ वाली एब्जॉर्ब की थी. लेकिन जब शाम होती है तो हर गर्म चीज अपने अंदर से हीट रेडिएशंस निकालती है. तो ये हीट रेडिएशंस एमिट करेगी. एब्जॉर्ब इसमें कौन सी वाली की थी? लो वेवलेंथ वाली. लेकिन जो एमिट करती है वो हाई वेवलेंथ वाली करती है. और जब हाई वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करेंगी तो बताओ भैया, एनवायरमेंट से जैसे ये टकराएंगी, लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फियर है, यहीं पे बादल वगैरह होते हैं आपके. तो जैसे ये जाएंगी क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है? क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम, और फ्रीक्वेंसी कम तो लो आरएफ पर. तो यहीं से टकराकर वापस जमीन पे आ जाएंगी, जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस गर्म बना रहता है. इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. क्लियर? कीपिंग द अर्थ सरफेस वार्म. जहां में रामायण तो पूरी लिखी है, लास्ट में 2 लाइनर में डेफिनेशन लिखी है इन्वर्टेड कॉमा में, वही याद रहे पर्याप्त है. सुन लो. कीपिंग द अर्थ सरफेस वार्म ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस फ्रॉम द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. दिस कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. समझ गए? नहीं आई? कीपिंग द अर्थ सरफेस वार्म ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ infrared radiations from the lower layer of the atmosphere is called greenhouse effect. पढ़ लो, समझ जाओगे बड़ा. ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है. कल फिर मिलते हैं. थैंक यू एवरीवन. हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस. जय हिंद.